अब संघीय व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण। अनुच्छेद 268 के अनुसार राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य तथा संघ सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र सरकार ही कर लगा सकती है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य वसूल कर अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ पर पूर्णतः और कुछ पर अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। राज्यों को संघ से अनुदान। भारतीय संविधान में राज्यों को अपने विशिष्ट कर्तव्यों के पालन हेतु समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के लिए तथा राज्यों के राज्यपालों द्वारा राज्यों के लिए लोक सेवकों की भर्ती की व्यवस्था की गई है। संविधान में लोक सेवकों की भर्ती में सहायता देने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है। और संघ के अधीन नियुक्त होने वाला लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तथा राज्य के अधीन नियुक्त होने वाले लोक सेवक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकेंगे। जैसे संघ के अधीन तो कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य में कौन सा है? राज्य लोक सेवा आयोग। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। जम्मू कश्मीर यद्यपि भारत के राज्य क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है और इसमें 370 के अधीन विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पिछले साल अगस्त में 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर इसे अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जम्मू और कश्मीर है और दूसरा लद्दाख। तो दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हो गए? तो इसका सीधा सा जवाब आप दे सकते हैं कि 29 राज्य थे तो एक राज्य कम हो गया तो 28, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो 2 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 9। तो 28 और 9, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा राज्यों के संबंध में इन राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि इन राज्यों का शासन सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान होते हुए भी काफी परिवर्तनशील संविधान है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अधिकतम उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। कुछ उपबंध है जिसमें विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसमें 2/3 बहुमत प्लस राज्यों का आधे राज्यों का समर्थन, वो विशेष प्रक्रिया है। और दूसरा है जिसमें साधारण संसद अपने साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन कर सकती है। वे उपबंध जो संघात्मक ढांचे संबंधित हैं उनके संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। ऐसे उपबंध निम्न है: राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघ की न्यायपालिका। राज्यों के उच्च न्यायालय। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं अनुसूची की सूची में परिवर्तन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 368 के बंद। ये विशेष प्रावधान है जिनमें संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है जिसके तहत संघ और विभिन्न इकाइयों की सरकारों को संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना होता है। यानी संविधान में जो अधिकार मिले हैं उन्हीं के अंतर्गत वो कार्य कर सकते हैं। स्पष्ट भारत में केंद्र और राज्यों सरकारों को संविधान से सभी शक्तियां प्राप्त है और जो संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण है। देश शासन। भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों की सरकारें हैं और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों ही सरकारों का आधार संविधान है और दोनों का निर्माण संविधान द्वारा किया गया है। लिखित संविधान। संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता है और भारतीय संविधान एक लिखित संविधान। तो ये जो सब विशेषताएं अपन ने देखी हैं वो क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं जो हमारे भारत की शासन व्यवस्था को संघीय होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, संघीय व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें तो आपको कंपलसरी रूप से ध्यान रखनी है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछ लेते हैं और बहुत बार पूछा भी गया है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, विशेषताएं नहीं है। तो देखिए, पहली विशेषता तो यहाँ पे होगी लिखित संविधान होगा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान द्वारा शक्तियां दी गई हैं। शक्तियों का बंटवारा होगा कि कौन कौन से अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेंगे, कौन कौन से राज्य सरकार के पास रहेंगे। तो वो हमारे संविधान में बाकायदा सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख हमने पहले ही कर लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारे यहाँ न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि न्यायालय के मामलों में सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। उसको न्यायालय को अधिकार संविधान से मिले हुए और संविधान का अतिक्रमण होने पर न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। जो कानून संविधान के खिलाफ बने या जो अधिकार क्षेत्र से बाहर बने उनमें उनको गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इसके अलावा सदन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसकी संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान की बात बताई मैंने। और इससे पहले जो बातें बताई भाई, अधिकारों का बंटवारा होता है और संविधान में जो संशोधन है वो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कर सकते हैं, जिसका हमने उल्लेख भी किया कि कुछ प्रावधान है जिनमें संसद अपने 2/3 सदस्यों के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त करती है, जब ही संशोधन हो सकते हैं। एक साधारण बहुमत भी है जिसके द्वारा संसद कर सकती है। लेकिन ये जो सब बातें हैं वो संघीय शासन व्यवस्था को इंडिकेट करती हैं, यानी उसको बताती हैं और हमारे संविधान में बाकायदा इसका उल्लेख है।
तो भारत में संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, वो दिखाई देते हैं। अब कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था में पाए जाते हैं, वो हमारे संघीय व्यवस्था के शासन में भी पाए जाते हैं। वो ऐसे प्रावधान क्यों किए गए और ऐसी विशेषताएं क्यों अपनाई गई है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे।